नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी चलिए हम जान लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं आर कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं लेकिन क्लोज्ड लूप नहीं होती। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लें तो पॉजिटिव चार्ज से वो रेडियली आउटवर्ड की तरफ जाती हैं। कहां तक? इन्फिनिटी तक वो जाती हैं, हम मानते हैं ऐसा। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इन्फिनिटी से वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा लें इस तरह से, तो यहाँ पर आपको अट्रैक्शन देखने को मिलती है और जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं हमारी, वो इस तरह से देखने को आपको मिलती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कर्व हैं ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होते हैं, यहाँ से जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं होते क्योंकि जो चार्ज है इनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। जो ये पॉजिटिव है इनसाइड इसके एग्जिस्ट नहीं करता अगर हम कहें, यानी क्लोज्ड लूप कब होती है? जैसे यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ये तो क्लोज्ड लूप हो गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है, यहाँ से गया और यहाँ पर एंड हो गया, फिर यहाँ से गया यहाँ पर, इस तरह से अगर हम लगाएं तो ये जो है क्लोज लूप नहीं होती। या फिर आप इस तरह से मान लीजिए एक चार्ज को लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इस तरह से, लेकिन इसके बीच में नहीं जाता, तो यहाँ पर एक क्लोज लूप नहीं बनती किसी भी केस के अंदर। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस कर्व तो होते हैं लेकिन एक क्लोज लूप नहीं बना पाते, तो ये हमें ध्यान देना है। तो क्लोज लूप यहाँ पर नहीं बनती। ये पॉजिटिवली चार्ज से चलते हैं और एंड हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज पर जाकर, जो बॉडी है हमारी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इनसाइड द चार्ज बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किए, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस कर्व तो होते हैं, कोई ब्रेकेज आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्लोज्ड लूप ये नहीं बनाते। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, अगर हम टेंजेंट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी भी पॉइंट पर, तो हमें डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एट दैट पॉइंट। यानी कि मान लीजिए कोई एक पाथ हमने ले लिया इस तरह से, ये ए बी आपने पाथ ले लिया। अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर इसका आप टेंजेंट लेते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें वैल्यू देगा। यहाँ पर लेंगे तो यहाँ का जो टेंजेंट है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देगा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टेंजेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, वो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू देता है उस पॉइंट के ऊपर। No two electric lines of force can intersect each other। अब इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती? मान लीजिए दो लाइंस हैं आपके पास और ये इंटरसेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बी ये लाइन है और इसी तरह से सी और डी ये लाइन है, और इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पी पर। अगर आप इसका टेंजेंट लेंगे तो किस डायरेक्शन में लेंगे? क्योंकि ए बी पाथ अलग है, सी डी पाथ अलग है, तो यहां से लेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, यहां से लेंगे तो ये डायरेक्शन होगी। एक पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसकी जो डायरेक्शन देखें तो वो दो हैं एक ही पॉइंट पर, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा नॉर्मल टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर होती हैं। नॉर्मल टू सरफेस ऑफ ए कंडक्टर मतलब अगर आप इस तरह से एक शीट ले लें, इस तरह से वर्टिकल शीट ले लें, तो जो इसकी सरफेस के बिल्कुल ये नॉर्मल लाइंस होंगी, इस तरह से नॉर्मल होंगी। इसी तरह से मान लीजिए आप एक हॉरिजॉन्टल शीट ले लें इस तरह से, और यहाँ पर चार्ज है तो ये यहाँ पर इस तरह से आप दिखाएंगे। यानी कि नॉर्मल ये जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा नॉर्मल होती हैं सरफेस ऑफ ए कंडक्टर के। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है। बोथ वाइल स्टार्टिंग और एंडिंग ऑन द कंडक्टर, यानी कि जैसे पॉजिटिव चार्ज से ये जो स्टार्ट हो रही हैं, अगर नेगेटिव लेते तो यहाँ पर वो एंड हो जाती। चाहे आप स्टार्टिंग दिखा दें यानी कि रेडियली आउटवर्ड दिखा दें या फिर रेडियली इनवर्ड दिखा दें, तो स्टार्टिंग और एंडिंग जो भी है, लेकिन वो हमारी हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर होगी। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लॉन्गिट्यूडनली अगर हम अनलाइक चार्ज लेते हैं। अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आपने लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस तरह से वो हमारी चलती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से ही चलेंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब अनलाइक चार्ज है तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगी।
अगर अट्रैक्शन होगी तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल देखें, अब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अगर आप इसको इस तरफ से दबाएं, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, इसको इस तरफ से दबाएं तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगी इनके बीच में, क्योंकि आप इनको दबा रहे हैं एक तरह से, यानी कि अट्रैक्शन हो रही है, ये पॉइंट इसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द लाइन अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन हमें मिलेगी अनलाइक चार्जेस के अंदर। लेकिन अगर हम लाइक चार्जेस की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनके ऊपर लेटरल प्रेशर हमें देखने को मिलता है। लेटरल प्रेशर का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से चलेंगी, इस तरह से, इसकी भी इस तरह से चलेंगी। अब यहाँ पर रिपल्शन होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर जो रिपल्शन होगा हमारा, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ध्यान देना है। तो ये जो रिपल्शन होगा अब ये लेटरली है, यानी कि अगर हम ये लाइन देखें तो ये इस तरफ और इस तरफ है, लेटरली है, तो यहाँ पर लेटरल प्रेशर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जो किसके कारण से लगता है, रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्ज होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा तो लेटरल प्रेशर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे लगेगा, जैसे इसके बिल्कुल राइट एंगल पर अगर हम देखें तो ये प्रेशर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर लगता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है नियर द चार्ज और वीक हो जाती है जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इस तरह से होती हैं, यानी कि रेडियली आउटवर्ड की तरफ होती हैं, इस तरह से हम ले लें। अब यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं इनकी जो डेंसिटी है नियर द चार्ज वो ज्यादा है। अगर हम इसको फर्स्ट पॉइंट ले लें, ये जो है इसको अगर हम सेकंड पॉइंट ले लें, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है क्लोजर होती हैं ये लाइंस, यानी कि इनकी डेंसिटी जो है ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं हम तो ये जो है इनका गैप जो है बढ़ता चला जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अब एक तरह से आप कह लीजिए कि जो डेंसिटी है जो हमारी फील्ड लाइंस की वो ज्यादा जो पास पास जो रहती हैं वो चार्ज के पास रहती हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं इनका गैप बढ़ता चला जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कमजोर होती चली जाती है जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर ये गैप जो है काफी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है इन लाइंस के बीच का। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कमजोर होती चली जाती है जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर वो इक्वल होती है टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली ए यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। यानी कि मान लीजिए एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस तरह से चल रही हैं, आप एक यूनिट एरिया ले लेते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, ये यूनिट एरिया आपने ले लिया ये वाला। अब जिससे जो लाइन जो है पास करेंगी, जो हमारी नॉर्मली इस यूनिट एरिया के से पास करेंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके बराबर होती है। जैसे मान लीजिए एक एरिया आपने ये ले लिया, इतना एरिया आप ले लेते हैं, तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नॉर्मली जो लाइन से इसको पास करेंगी उसके बराबर होगी। इसी तरह से कोई एक बड़ा एरिया आप ले लें, जो जितनी उससे पास करेंगी उसके बराबर होगी। यानी कि जितनी भी नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे एक पॉइंट के अराउंड जो यूनिट एरिया होगा नॉर्मली, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को दिखाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए जो भी हम बात करते हैं वो 3 डायमेंशन में वैसे होता है, लेकिन पेपर पे हम उसको प्लेन के अंदर ही हम ड्रा कर सकते हैं, 2D के अंदर ही हम ड्रा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, सॉलिड एंगल के बारे में भी आपने पढ़ा है कि जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए स्मॉल परपेंडिकुलर प्लेन एरिया डेल ए एट ए डिस्टेंस आर, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल ए बाई आर स्क्वायर। यानी कि मान लीजिए एक स्फीयर है और यहाँ पर आपने एक स्मॉल एरिया ले लिया, कोई भी एरिया का एलिमेंट ले लिया स्मॉल, तो इसको हम डेल ए लिख देते हैं, और कोई भी पॉइंट आपने ओरिजिन पर ले लिया सेंटर में, और वहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है अगर आप ले लेते हैं कि आर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर ले लिया आपने, तो ये जो है आप जो एंगल सबटेंडेड है यानी कि जो डेल ओम है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, डेल ए बाई आर स्क्वायर। और अगर एरिया की बात करें, यहाँ से एरिया को निकालें तो ये क्या आ जाएगा, डेल ओम आर स्क्वायर। इसी तरह से आपने एक एरिया लिया, आप 2 एरिया भी ले सकते हैं। अब जैसे ये तो हम 3D के अंदर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर बात करें तो एक कोन हम ले लेते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लेते हैं, और यहाँ पर हम 2 एरिया ले लेते हैं एट पॉइंट P1, यहाँ पर एक पॉइंट P1 ले लिया और एक पॉइंट P2 ले लिया, उसके अराउंड हमने एरिया ले लिए P1 और P2। यहाँ पर हमने ओरिजिन ले लिया, O हम इसको डिनोट कर देते हैं।
अब जो OP1 है, O से P1 है वो हम ले लेते हैं R1 और O से P2 है वो R2 ले लेते हैं, यानी कि OP1 जो है हमारा R1 है और OP2 जो है हमारा R2 है। तो अगर हम एरिया निकालें इसके लिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर P1 के लिए निकालें तो वो हो जाएगा हमारा डेल ओम R1 का स्क्वायर। इसी तरह से ये P1 पे है एट P1, और अगर एरिया हम निकालें P2 के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा डेल ओम R2 का स्क्वायर। ये किस पे हो जाएगा एट P2। तो ये एरिया यानी कि अलग अलग हमारा होगा और उस पे जो है हमारा एरिया इस तरह से हम निकालेंगे कि जो हमारा एंगल सबटेंड हुआ है इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, ये हमने निकाल लिए। अब देखिए मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दोनों एरिया से सेम ही क्रॉस कर रही हैं, यानी कि जितनी यहां से क्रॉस कर रही हैं P1 से इस एरिया से, P1 पॉइंट के जो अराउंड है और P2 पॉइंट के अराउंड है उससे भी उतनी ही कर रही हैं। हम उसको मान लेते हैं कि ये n है हमारे पास, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो इन एरिया को कट कर रही हैं वो n है, सेम है यानी कि। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर हम बात करें जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कट कर रही हैं यूनिट एरिया को एलिमेंट्स एट P1 पर, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी P1 पर, ये हो जाएगी n बाय, यानी कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमारी क्रॉस कर रही हैं यूनिट एरिया को, पर यूनिट एरिया की बात की गई है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट जो एरिया है R1 स्क्वायर डेल ओम हो जाएगा P1 के लिए। इसी तरह से अगर हम P2 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो P2 है उसकी बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी हो जाएगी नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो क्रॉसिंग पर यूनिट जो R2 स्क्वायर डेल ओम है, यानी कि पर यूनिट एरिया जो है ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का रेशो लें E1 बाय E2 तो हमें मिलता है R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें E1 यहाँ है, R1 यहाँ है, E2 यहाँ है, R2 यहाँ है, यानी कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूला से भी आप कह सकते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा चार्ज से, जैसे जैसे हम दूर की बात करेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है स्मॉल होगी, लेकिन जितना डिस्टेंस कम होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है लार्ज होगी, यानी कि जो चार्ज के पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ज्यादा होती है, चार्ज से दूर जो है ये हमारी कम होती चली जाती है। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान रखनी है, यही प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।